श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री राम मेरे दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोगों ने तुगलक वंश को समाप्त कर लिया था और आपसे वादा करके गया था कि अब मैं सैयद वंश के बारे में आपसे बात करूंगा। तो आज की हमारी वीडियो आधारित है सैयद वंश पर और आज हम मुगल वंश तक पहुंच जाएंगे और फिर अगली वीडियो में हमारी बात होगी मुगलों की, बाबर की। तो बच्चों आज हम बात करते हैं सैयद वंश की। सैयद वंश, आज हम बात करते हैं सैयद वंश की। बात करने से पहले थोड़ी सी एक बात सुन लो कि मत सोच के तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, मत सोच के तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा अधूरा नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। अरे हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जो इंसान मेहनत करता है ना उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता बच्चों। और अगर पहाड़ है ना मंजिल, अगर मंजिल पहाड़ है तो बेटा हम भी मांझी हैं। मांझी जीतन राम मांझी पहाड़ को चीरकर उन्होंने सड़क बना दी। तो अगर मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बच्चों आज हम बात करते हैं सैयद वंश की। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खान। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खान, ठीक है ना बच्चों। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खान। 1414 में इन्होंने दिल्ली की सत्ता के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। तो बच्चों जो सैयद वंश के शासक थे वो केवल 4 थे। तो सबसे पहले मैं आपको चारों शासकों का काल भी बता देता हूं। खिज्र खान का जो शासन काल था वो था 1414 से 1421। 1414 से 1421, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद आए मुबारक शाह, दूसरे शासक आए मुबारक शाह। हाँ बेटा, दूसरे शासक थे मुबारक शाह। इनका कार्यकाल हुआ 1421 से 1434। 1421 से 1434 मुबारक शाह का कार्यकाल 1421 से 1434। फिर इनके बाद आते हैं मोहम्मद शाह। कौन आते हैं? मोहम्मद शाह बेटा जी। और मोहम्मद शाह का क्या कार्यकाल होता है? 1434 से 1445। 1434 से ये देखिए जो यहां खत्म होगा वो यहां शुरू होगा। 1434 से 1445। 1434 से 1445। और सबसे अंतिम शासक आएंगे अलाउद्दीन आलम शाह। कौन? अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है बेटा। और अलाउद्दीन आलम शाह का कार्यकाल क्या होगा? 1445 से 1451 तक। 1445 से 1451 तक, समझे बच्चों। तो सीधे शब्दों में 37 साल, सीधे शब्दों में 37 साल तक। 1414 से 1451 में से 1414 घटा दो, 11 में से 4 गए 7 और 4 में से 1 गया 3। 37 साल तक आपका सैयद वंश चला। तो अब हम शुरुआत करते हैं खिज्र खान से। किसकी बात करते हैं? खिज्र खान से। 1414 में दिल्ली की राजगद्दी पर खिज्र खान ने अपना अधिकार जमा दिया। बच्चों खिज्र खान ने अपने आप को सुल्तान की उपाधि नहीं दी। ये अपने आप को सुल्तान नहीं कहते थे, ये अपने आप को क्या कहते थे? रैयत आला। क्या नाम देते थे अपने आप को? ये अपने आप को नाम देते थे रैयत ए आला। ये सुल्तान की उपाधि से अपने आप को सुशोभित नहीं करते थे, ये अपने आप को रैयत आला कहते थे। रीजन क्या था? ये थे तैमूर लंग के सेनापति। और तैमूर लंग जब गया ना तो जाते जाते इनको सत्ता दे गया। मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक बना गया इसको। कौन बना गया? तैमूर खान। 1398 में तैमूर लंग ने, ठीक है, तैमूर लंग जो कि अपने पैर से लंगड़ा था, जिसका एक पैर विकृत था, तो वो तैमूर, उसको नाम भी लंग इसीलिए पड़ा क्योंकि वो अपने पैर से विकृत था। तो बच्चों तैमूर लंग के सेनापति थे, अपने आप को रैयत आला कहते थे। और ये मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर के शासक तैमूर लंग ने इनको बना दिया था। बच्चों ये खिज्र खान
जो थे ये खुद को तैमूर लंग के बेटे शाहरुख खान का प्रतिनिधि बताते थे और सबसे बड़ी बात उसको नियमित रूप से टैक्स भी भेजा करते थे। बच्चों, ईमानदार व्यक्ति लोग राजा बनने के बाद भूल जाते हैं अपने मालिक को, लेकिन इन्होंने टैक्स देना जारी रखा। तैमूर लंग का जो बेटा था शाहरुख, उसको ये नियमित रूप से टैक्स भेजा करते थे। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं, तैमूर लंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया 14 से 1421 तक इनका शासनकाल रहा। सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खान। खिज्र खान ने 1414 में दिल्ली की सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। ठीक है, इसके बाद खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी, बल्कि अपने आप को क्या कहते थे? रैयत आला। अपने आप को क्या कहते थे? रैयत आला। ठीक है ना बच्चों, ये अपने आप को रैयत आले कहते थे। मैंने आपको बताया भारत से वापस जाते समय तैमूर लंग ने खिज्र खान को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर, ठीक है, मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त कर दिया। खिज्र खान खुद को क्या बताते थे? शाहरुख का प्रतिनिधि बताते थे। शाहरुख खान कौन था? शाहरुख कौन था? तैमूर लंग का पुत्र था और उसको नियमित रूप से ये क्या किया करते थे? उसको नियमित रूप से टैक्स भी दिया करते थे। खिज्र खान खुद को तैमूर लंग के बेटे शाहरुख का प्रतिनिधि बताते थे और उसे नियमित रूप से टैक्स भी देते थे। बच्चों, जो सिक्के इन्होंने चलाए उस पर तुगलक सुल्तानों का नाम भी खुदवाया। इन्होंने जो सिक्के चलाए, खिज्र खान ने अपने द्वारा जारी सिक्कों पर तुगलक सुल्तानों का नाम भी खुदवाया था। खिज्र खान ने अपने द्वारा जारी सिक्कों पर तुगलक खान, जो तुगलक सुल्तान हुआ करते थे, उनके नाम भी खुदवाए। बच्चों, एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं जिनका नाम फरिश्ता है। फरिश्ता ने इसको एक उदार और न्यायप्रिय, फरिश्ता ने इनको एक उदार और एक न्यायप्रिय शासक घोषित किया है। फरिश्ता ने खिज्र खान को उदार और न्यायप्रिय शासक घोषित किया। ठीक है ना बच्चों, अब हम इससे आगे की बात करते हैं। लेकिन होता क्या है? 20 मई 1421 को खिज्र खान की मृत्यु हो जाती है। 20 मई 1421 को खिज्र खान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, खिज्र खान की कहानी समाप्त यहां पर। चलिए बच्चों, इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। खिज्र खान की 20 मई 1421 को खिज्र खान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है बेटा, खिज्र खान की मृत्यु हो गई और मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपने सिक्कों पर तुगलक सुल्तानों का नाम भी खुदवाया था। अब बच्चों, बात आती है खिज्र खान के बाद अगले शासक की। अगले शासक का नाम है मुबारक खान। अब तो छोटे शासक हैं, एक बार हम इनको धीरे धीरे करके पढ़ते चलते हैं। फटाफट इनके बारे में बहुत ज्यादा कुछ है भी नहीं बताने को, और जो चीजें हैं वो पेपर में बहुत ज्यादा नहीं आती। एक बार आप धीरे धीरे करके इनको सबको सुनते चले जाओगे, उसके बाद आपको कभी भी पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों, हम बात करते हैं मुबारक शाह की। क्या कार्यकाल है मुबारक शाह का? 1421 से 1434। 1421 से 1434 ये रहा मुबारक काल का। ठीक है, तो खिज्र खान के उत्तराधिकारी कौन थे? उनके बेटे मुबारक शाह। मुबारक शाह 1421 में शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। और सबसे बड़ी बात, मुबारक शाह के जो प्रसिद्ध विद्वान हैं, उनके दरबार में जो विद्वान है, उन विद्वान का नाम है याहिया बिन सरहिंदी। याहिया बिन सरहिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार बना लेना। याहिया बिन सरहिंदी किसके दरबार में थे? मुबारक शाह के दरबार में थे। ठीक है, याहिया बिन सरहिंदी नाम था उनका। कई जगह याहिया बिन अहमद सरहिंदी भी लिखा जाता है। और बच्चों, इन्होंने क्या लिख रखी है? तारिक ए मुबारक शाही। इनकी मुख्य पुस्तक का नाम क्या है? तारिक ए मुबारक शाही। मुबारक शाही, आप खुद देखते हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमने एक पुस्तक की बात करी थी जिसका नाम था तारिक फिरोज शाही, और ये कौन है? मुबारक शाह। तो ये क्या लिखते हैं? तारिक ए मुबारक शाही। और तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक से ही आपको सैयद वंश की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो सैयद क्वेश्चन ये आता है, बताइए सैयद वंश की संपूर्ण जानकारी किससे प्राप्त होती है?
तारीखे मुबारक शाही से किसने लिखी थी? याहिया सरहिंदी ने लिखी थी। कौन थे याहिया सरहिंदी? मुबारक शाह के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे। यमुना नदी के किनारे मुबारकबाद नगर, यमुना नदी के किनारे मुबारकबाद नगर बसाते हैं मुबारक शाह। मुबारकबाद नामक शहर यमुना नदी के किनारे किसने बनाया? मुबारक शाह ने बनाया। लेकिन बच्चों, इनके एक वजीर थे, जिस वजीर का नाम था सखर उल मुल्क। क्या नाम था वजीर का? वजीर का नाम था सखर उल मुल्क। ये क्या करते हैं? ये इसके खिलाफ साजिश रचते हैं। सखर उल मुल्क मुबारक शाह के वजीर थे, जो मुबारक शाह के खिलाफ साजिश रखते हैं और मुबारक शाह की हत्या कर देते हैं। और हत्या किस समय की जाती है? जब वो अपने नए नगर मुबारकबाद को घूमने गए थे, निरीक्षण करने गए थे, उसको ऑब्जर्व करने गए थे, उसको देखने गए थे। उस दौरान सखर उल मुल्क मुबारक शाह की हत्या कर देता है। तो बच्चों, हमने मुबारक शाह के बारे में क्या सुना? खिज्र खान का उत्तराधिकारी मुबारक शाह 1421 में शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली के सुल्तान बनते हैं। याहिया अहमद बिन सरहिंदी इनके मुख्य दरबार के जो कवि थे या लेखक थे। तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक लिखते हैं, जिस पुस्तक से हमें सैयद वंश की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। और जो मुबारकबाद के वजीर हैं, मुबारक शाह के जो वजीर हैं सखर उल मुल्क, वो मुबारक शाह की हत्या कर देते हैं। और हत्या का समय क्या था? जब वो अपने बसाए नए नगर मुबारकबाद का निरीक्षण कर रहे थे। तो बच्चों, इस तरह से आपके मुबारक शाह की भी बात आती है। मुबारक शाह को यमुना नदी के तट पर मुबारकबाद नामक नगर बसाया है, ठीक है। और फिर 19 फरवरी 1434 को मुबारक शाह के वजीर सखर उल मुल्क षड्यंत्र रचते हैं और मुबारक शाह की हत्या करके उनकी हत्या कर देते हैं। कब? जब वो अपने नए नगर मुबारकबाद का निरीक्षण कर रहे थे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन सब चीजों के डिटेल्स बना लीजिए। बाकी जो बच्चे मेरे पास रेगुलर क्लास लेने आते हैं, उन लोगों का तो बाकायदा क्लास के अंदर खड़े होकर टेस्ट होता है और बाकायदा उनसे सारी चीजें सुनी जाती हैं, ठीक है ना बच्चों। चलिए तुरंत आगे बढ़ते हैं। अब हम इससे आगे वाले की बात करते हैं, मोहम्मद शाह। अब इससे आगे की बात आती है मोहम्मद शाह। 1434 से 1445 तक क्या कार्यकाल है मोहम्मद शाह का? 1434 से 1445 तक मोहम्मद शाह मुबारक शाह के उत्तराधिकारी हैं, ठीक है। उनका जो भतीजा है मोहम्मद बिन फरीद, मुबारक शाह का उत्तराधिकारी कौन है? देखिए, मुबारक शाह का उत्तराधिकारी कौन बना? मोहम्मद शाह। उसका भतीजा मोहम्मद बिन फरीद खान, जो मोहम्मद शाह के नाम से शासक बनता है। आपको बात समझ में आ गई? जो मुबारक शाह के उत्तराधिकारी हैं, उनका असली नाम क्या है? मोहम्मद बिन फरीद। उनका असली नाम क्या है? मोहम्मद बिन फरीद। और किस नाम से सत्ता संभाल रहे हैं? मोहम्मद शाह। देखिए बच्चों को ना कई बार नामों में कंफ्यूजन हो जाता है कि जी ये तो वो था, ये तो वो था। जी नहीं, बिल्कुल क्लियर चीजें। आप मेरी वीडियो को, अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से सुनो, कि कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मुबारक शाह का जो उत्तराधिकारी बनता है वो इनका भतीजा था। असली नाम क्या था? मोहम्मद बिन फरीद। और जब ये सत्ता संभालता है तो ये सत्ता किस नाम से संभालता है? मोहम्मद शाह के नाम से, ठीक है ना बच्चों। किस नाम से संभालता है? मोहम्मद शाह के नाम से। असली नाम क्या है इसका? मोहम्मद बिन फरीद, जो मोहम्मद शाह के नाम से शासक बनता है। मोहम्मद शाह ने मुल्तान के सूबेदार बहलोल को खान खाना की उपाधि दी। मुल्तान के सूबेदार बहलोल को खान खाना की उपाधि दी, लेकिन बहुत अल्पकाल 1445 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। 1445 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। यानी 37 साल में 4 शासक बदल जाते हैं। 37 साल में 4 शासक बदल जाते हैं, ठीक है ना बच्चों। मोहम्मद शाह की इनकी मृत्यु हो जाती है। और अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम बहलोल लोदी। क्या नाम है इसका? बहलोल लोदी। और अब हम किसके बारे में आ गए हैं बात? अब हम बात करते हैं लोदी वंश की।
अब हम बात करते हैं लोदी वंश की, यानी ये देखिए ध्यान से, ये देखिए इनकी मृत्यु हो गई और अब तुरंत इनके बाद जो अगला वंश आता है, इस वंश का समाप्ति हो गई, सैयद वंश की समाप्ति हो गई 1451 में, यानी 37 साल के बाद ये वंश खुद से समाप्त हो जाता है। और अब जो अगला वंश आता है वो आता है लोदी वंश। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे लोदी डायनेस्टी की। ठीक, लोदी डायनेस्टी आगरा इन्हीं के द्वारा बसाया गया है। बात करेंगे इस वंश के जो मुख्य शासक हैं वो हैं बहलोल लोदी। इस वंश के जो मुख्य शासक हैं वो हैं बहलोल लोदी। बहलोल लोदी, ठीक है बेटा। बहलोल लोदी का जो कार्यकाल है वो है 1451 से 1489, 1451 से 1489 तक बहलोल लोदी का मुख्य शासन काल है, 1451 से 1489। इसके बाद आता है बहलोल लोदी से भी ज्यादा महान व्यक्ति, जिसको सही मायने में लोदी के बारे में जाना जाता है, लोदी वंश को इसी से पहचाना जाता है। सिकंदर लोदी आगरा की स्थापना करेगा। सिकंदर लोदी आगरा की स्थापना करेगा। असहिष्णु व्यक्ति है, हिंदू मुस्लिम दोनों के ऊपर अपने अपने नियम थोपेगा। 1489 से कब तक? 1517 तक, 1517 तक। और इसके बाद आता है इब्राहिम लोदी, और इस इब्राहिम लोदी को मार देगा बाबर। कौन मार देगा? बाबर। कब मारेगा? पानीपत के तीसरे युद्ध में। पानीपत के तीसरे युद्ध में कब मारेगा? 1526 में मारेगा। और ये मरने के बाद ही, इनके मरते के साथ ही कौन से वंश की स्थापना हो जाएगी? मुगल वंश की। आज हमारा ये काल जो मुगलों से पहले तक का समाप्त हो जाएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं लोदी वंश की। ठीक, 3 मुख्य शासक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का कार्यकाल 1451 से लेकर 1526 तक रहेगा। 1451 से लेकर 1526 तक किसका काल रहेगा? लोदी वंश का। आइए हम बात करते हैं लोदी डायनेस्टी की। ठीक, दिल्ली में लोदी गार्डन जरूर गए होंगे, नाम जरूर सुना होगा। बहलोल लोदी इस वंश का संस्थापक था। 19 अप्रैल 1451 को बहलोल लोदी ने बहलोल शाहगाजी 19 अप्रैल 1451 को बहलोल लोदी ने बहलोल शाहगाजी की उपाधि धारण करी और दिल्ली की सत्ता संभाली। एक बात और मैं बता दूं, ये थे अफगानी शासक, इसके साथ ही दिल्ली के ऊपर अफगान शासक स्थापित हो गए। ठीक है, ये अफगानी शासक थे। दिल्ली में अफगानी शासन की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? बहलोल लोदी को जाता है। दिल्ली में अफगानी शासन की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? बहलोल लोदी को। हर बात 2-2 बार बोलता हूं ताकि बच्चा बिल्कुल भूले ही ना इस चीज को। ठीक है ना। कहां के थे बच्चों? अफगानिस्तान के गिलजाई कबीले की एक शाखा थी, जिस शाखा का नाम था शाहू खेल। ठीक है, अफगानिस्तान के गिलजाई कबीले की एक महत्वपूर्ण शाखा थी, जिस शाखा का नाम था शाहू खेल। तो ये शाहू खेल में पैदा हुए थे बच्चों। बहलोल लोदी ने दोबारा से जौनपुर को जीता। किसको जीता? जौनपुर को जीता। बहलोल लोदी ने दोबारा से जौनपुर को जीता और इसे दिल्ली का अंग बना लिया, इसको अपने शासन में मिला लिया। बहलोल लोदी ने जौनपुर को जीतकर अपने शासन में मिला दिया। इसने चलवाया बहलोली सिक्का। बहलोल लोदी ने चलवाया बहलोली सिक्का। ठीक है बेटा, बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्का चलवाया। ठीक, तो बेटा यहां तक की बात हो गई। एक बार दोबारा से पढ़ लो, बहलोली सिक्का किसने चलवाया? बहलोल लोदी ने। ठीक है बच्चों, और जौनपुर को बहलोल लोदी ने जौनपुर को फिर से हासिल करके दिल्ली के राज्य का अंग बना दिया। ठीक है ना, दिल्ली के राज्य का अंग बना दिया। ठीक, चलिए इसके बाद एक बात और, अहमद यादगार ने एक सलातीन अफगाना से लोदी वंश की जानकारी मिलती है। अहमद यादगार ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सलातीन अफगाना से लोदी वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है ना बच्चों। अब सुनिए एक बात, बहुत बेहतरीन व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? बेहतरीन व्यक्ति किस सेंस में? अपने से अधीनस्थों का सम्मान करता था।
क्या सम्मान करता था? अपने सरदारों का इतना सम्मान करता था कि अपने सरदारों को कहलवाता था मसनद अली। ठीक है ना, मैंने आपको बताया अहमद यादगार द्वारा रचित सलातीन अफगाना से लोदी वंश की जानकारी मिलती है। बच्चों, उसके सरदारों, ये अपने सरदारों का इतना सम्मान करता था कि अपने सरदारों को मसनद ए अली का दर्जा देता था। बच्चों, अगर इसके सरदार खड़े हुए होते थे, ये कभी भी बैठता नहीं था। अगर इसके सरदार खड़े हुए हैं, ये बैठता नहीं था, खुद भी उनके सम्मान में खड़ा हो जाता था। ये अपने सरदारों को अपने समकक्ष मानता था। ये कहता था कि तुम मेरे समकक्ष हो, अगर तुम खड़े हुए होगे तो मैं भी खड़ा होऊंगा। ठीक है ना। अपने सरदारों के खड़े होने पर आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी, जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, वो खड़े रहते हैं और उनके अधीनस्थ मतलब बैठे रहते हैं और उनके अधीनस्थ खड़े रहते हैं। इसके साथ ऐसा नहीं था। अगर इसके अधीनस्थ खड़े हैं, इसके सरदार खड़े हैं, तो ये भी खड़ा हो जाता था। इसके सरदारों में बहुत से हिंदू सरदार भी थे। राय त्रिलोक, दादू राम प्रसाद राय, प्रताप राय सिंह और रायकरण सिंह प्रमुख थे। कौन कौन थे? राय त्रिलोक चंद्र थे, राय दादू थे, राय प्रताप सिंह थे, रायकरण सिंह इसके प्रमुख सरदार थे। बहुत सारे हिंदू सरदार थे। बच्चों, इसने क्या किया? इसका जो आखिरी अंतिम विजय अभियान था वो ग्वालियर पर था। ठीक है, इसका जो आखिरी विजय अभियान था वो ग्वालियर पे था। बच्चों, ये ग्वालियर में जीत गया। ठीक है ना। जब ये ग्वालियर में जीता तो उसको बदले में वहां से वहां के राजा मानसिंह ने 80 लाख टंके, हम पहले भी बात कर चुके हैं, टंके यानी मुद्रा हुआ करती थी। ठीक, 80 लाख टंके मिले। लेकिन बच्चों, कुछ जीत ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को रास नहीं आती। बहलोल लोदी इस जीत को तो, ग्वालियर को तो जीत गया, लेकिन उसके बाद इसके साथ बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो गए और बहलोल लोदी वहां से, ग्वालियर से विजय करने के बाद, वहां से जीतने के बाद बीमार पड़ गया और जुलाई 1489 में, ठीक है ना, और जुलाई 1489 में इसकी मृत्यु हो गई। तो अब बहलोल लोदी भी समाप्त हो जाते हैं। बहुत ज्यादा खींचकर कोई फायदा भी नहीं है इन सब चीजों को। तो बेटा, ग्वालियर की जीत बहलोल लोदी को रास नहीं आई। वहां से लौटते समय जलाली नामक स्थान पर बहलोल लोदी बीमार पड़ गया और जुलाई 1489 में बहलोल लोदी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और अब इसके बेटे निजाम खान, क्या नाम है? असली नाम क्या है? निजाम खान, जो सुल्तान सिकंदर शाह हैं, जिनको हम शॉर्ट में क्या जानेंगे? सिकंदर लोदी। ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करते हैं इनकी मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी की, जिसका असली नाम क्या है? निजाम खान। किस उपाधि से पदवी संभालेंगे? सुल्तान सिकंदर शाह। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, बहलोल लोदी के उत्तराधिकारी बने उनके पुत्र निजाम खान। बहलोल लोदी के उत्तराधिकारी बने उनके पुत्र निजाम खान। 17 जुलाई 1489 को यह सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ, सिकंदर शाह की उपाधि के साथ सत्ता पर बैठते हैं, सत्ता संभालते हैं। बच्चों, इनकी मां हिंदू थी। एक स्वर्णकार होते हैं जिन्हें सुनार बोलते हैं, जो सोने चांदी का काम किया करते हैं। इनकी माता सुनार वंश से संबंधित थी, हिंदू थी। ठीक है। इनकी मां सुनार वंश से संबंधित थी, यानी एक हिंदू माता के पुत्र थे। ये एक हिंदू माता के पुत्र थे। 1494 में एक वाराणसी के पास युद्ध हुआ था, जिसमें इन्होंने हुसैन शाह शक को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? हुसैन शाह शक को पराजित किया था। और उसी के बाद इन्होंने बिहार को किस में मिला लिया था? इन्होंने उसी के बाद बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ठीक है बच्चों। तो सिकंदर लोदी एक स्वर्णकार हिंदू मां की संतान थे। बनारस के पास एक युद्ध हुआ जहां पर इन्होंने हुसैन शाह शर्की कर लेना है इसको, हुसैन शाह शर्की को उन्होंने परास्त किया और बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। बच्चों, सही मायने में सिकंदर लोदी एक सर्वश्रेष्ठ शासक थे।
सही मायने में सिकंदर लोदी एक सर्वश्रेष्ठ शासक थे बच्चों। जिस आगरा को आज आप ताजमहल के लिए जानते हो ना, जिस आगरा को आज ताजमहल के लिए जानते हो, 1504 में उस आगरा की स्थापना कौन करता है? सिकंदर लोदी करता है। सिकंदर लोदी। बाद में मुगलों की भी यह राजधानी रहेगी। शाहजहां फिर उसको राजधानी को दिल्ली लाएगा। मुगलों ने भी जो अपनी राजधानी और सत्ता का केंद्र बनाया वो कहां बनाया? आगरा में बनाया। तो बच्चों 1504 में इन्होंने आगरा की स्थापना करी और 1506 में यानी 2 साल बाद 1506 में राजधानी बना दी गई आगरा। राजधानी बना दी गई आगरा। यह मुगलों के काल में भी राजधानी आगरा ही रहेगी। आगे चलकर यह दोबारा दिल्ली आएगी या शाहजहानाबाद आएगी। शाहजहानाबाद बसाएगा शाहजहां। तो बच्चों 1506 में इसने अपने आगरा को राजधानी बना दिया। बच्चों एक पैमाना होता है, भूमि नापने का एक पैमाना, जिसका नाम है गजे सिकंदरी। ठीक है, वो भी इन्होंने चलाया, गजे सिकंदरी। 1504 में इन्होंने आगरा की स्थापना करी। 1504 में इन्होंने आगरा की स्थापना करी बच्चों। 1506 में इन्होंने आगरा को क्या बना लिया? अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, सिकंदर लोदी ने भूमि नापने के लिए एक पैमाना चलाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, कौन सा पैमाना चलाया? गजे सिकंदरी। गज ए सिकंदरी का प्रचलन कराया। और यह पैमाना कितने इंच का था? 30 इंच का पैमाना था। 30 इंच का पैमाना था। ठीक है बच्चों, गजे सिकंदरी बनाया, 30 इंच का पैमाना था। बच्चों आप लोगों ने मोट की मस्जिद जरूर देखी होगी, नहीं देखी होगी तो नाम सुना होगा, मोट की मस्जिद। ठीक, मोट की मस्जिद जो है उसका निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर ने करवाया था। वजीर बोले तो प्रधानमंत्री। सिकंदर लोदी के वजीर ने मोट की मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है। अच्छा बच्चों, बहुत बड़ा लेखक भी था। लेखक से मतलब कवि था। ठीक है, और कवि था, ये अपना नाम बदलकर कविताएं लिखता था, अपने उपनाम से कविताएं लिखता था। और नाम लिखने का, कविता जो लिखने का उपनाम था वो था गुलरुखी। गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था। ठीक है, सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक बात बताऊं, एक बहुत महत्वपूर्ण आयुर्वेद का ग्रंथ था। आयुर्वेद का ग्रंथ था, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। इसने उस ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। किस नाम से? फरहंगे सिकंदरी के नाम से। ठीक है, अभी आप ये उतार लीजिए, फिर मैं बताऊंगा इसके आगे। यहां तक मैंने क्या बताया? अपनी राजधानी कहां लेकर गया? आगरा को लेकर गया। गुलरुखी के उपनाम से इसने अपनी कविताएं लिखता था। मोट की मस्जिद इसके वजीर ने बनवाई। 30 इंच का इसने पैमाना बनवाया। पैमाने का नाम था गजे सिकंदरी। चलिए बच्चों, सिकंदर लोदी के वजीर ने मोट की मस्जिद का निर्माण करवाया और यह गुलरुखी के नाम से कविताएं भी लिखा करता था। उसने संगीत के एक ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरी की रचना भी की थी। ठीक है ना बच्चों, किसकी रचना की थी? लज्जत ए सिकंदरी की। और यहां पर एक बात और उल्लेखनीय है जो मैंने अभी बताई है, उसको एक बार दोबारा से सुन लो। लज्जत ए सिकंदरी की इसने रचना भी करी और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद करवाया। फरहंगे सिकंदरी। ठीक, फरहंगे सिकंदरी के नाम से इसने अनुवाद करवाया। किसका करवाया? संस्कृत के ग्रंथ का। ठीक है ना, संस्कृत के आयुर्वेदिक ग्रंथ का। ठीक बच्चों, जो कि किस भाषा में करवाया? फारसी भाषा में। संस्कृत के ग्रंथ को फारसी भाषा में इसने अनुवाद करवाया और संगीत का एक ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरी की रचना भी की थी। और यह बात हम कर ही चुके हैं कि सिकंदर लोदी पहला सुल्तान था जिसने अपने आगरा को राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी पहला सुल्तान था जिसने राजधानी बनाया। किसको? आगरा को। उसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया जिसका नाम था फरहंगे सिकंदरी। ठीक, उसने अपने राज्यों में आंतरिक टैक्स को समाप्त कर दिया। कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, उसने गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन कर दिया। गुप्तचर मतलब जासूस। उसने नए सिरे से अपने गुप्तचर विभाग को पुनर्गठित किया। लेकिन बच्चों, यह धार्मिक रूप से असहिष्णु व्यक्ति था। ठीक, मैंने आपको बताया ये अफगान शासक थे,
मैंने आपको बताया, ठीक है ना, असहिष्णु था। इसने हमारे पवित्र हिंदुओं के पवित्र नगरकोट के ज्वालामुखी के मंदिर की मूर्ति तोड़वा दी। नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की, नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति तोड़वा दी। और बच्चों, मूर्तियों पर सितम और जुल्म तो, मंदिरों पर सितम और जुल्म तो बहुत सारे शासक कर चुके हैं, लेकिन इसने हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर चोट करने के लिए उस मूर्ति के छोटे छोटे टुकड़े करवाकर उन कसाईयों को दे दिया और कसाईयों को कहा एक तरफ इन मूर्ति को रखो और दूसरी तरफ गौमांस तोलो। यानी ये हिंदुओं की सहिष्णुता के ऊपर एक करारा तमाचा था। क्या आदेश थे? एक तरफ आप गाय, हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, हिंदू धर्म में गाय को सम्मान का दर्जा दिया गया है। सिकंदर लोदी ने क्या किया? गौमांस तोलने के लिए कसाईयों को देवी माता की मूर्ति दे दी कि देवी माता की मूर्ति से आप क्या करें? गौमांस को तोलें। बच्चों, हिंदू मंदिरों में हम लेदर का पर्स और बेल्ट तक लेके नहीं जा सकते, चमड़ा मनाही होती है देवी के मंदिर में, लेकिन इसने कसाईयों के हाथ गौमांस तोलने के लिए दे दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसने मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार नहीं करे, इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने पर रोक लगा दी, ठीक है ना। और एक बात और, इसने हिंदुओं पर दोबारा से जजिया कर लगा दिया, दोबारा से जजिया कर कई बार लग चुका है, कई बार हट चुका है, दोबारा जजिया कर लगाया इसने हिंदुओं के ऊपर से। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, धर्म आधारित कर था। और इसने मुस्लिमों के ऊपर भी, ठीक है ना, इसने मुस्लिमों के ऊपर भी अत्याचार करे। इसने मुस्लिम स्त्रियों को पीरों की और संतों की मजार पर जाने पर रोक लगा दी। पीर और संतों की मजार पर अब कोई भी मुस्लिम स्त्री नहीं जा सकती। पीर और संतों की मजार पर जाने पर इसने रोक लगा दी। मुसलमानों के ताजिया निकालने पर रोक लगा दी, ठीक है। और बच्चों, खुम्स हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था लूट में राजा का हिस्सा खुम्स टैक्स होते थे। अभी थोड़े दिन पहले भी हम लोगों ने बात करी थी 4 तरह के टैक्स की। मैंने आपको बताया था 24 टैक्स समाप्त करके फिरोज शाह तुगलक ने 4 तरह के टैक्स लगा दिए थे, खुम्स, खराज, ठीक है ना, याद है आपको? खुम्स, खराज, ठीक है, और एक लगान वाला टैक्स था। चलो बच्चों, तो हम कहां बात कर रहे थे? खुम्स की बात कर रहे थे। सिकंदर लोदी सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान हुआ जिसने खुम्स में से कोई हिस्सा नहीं लिया। यानी खुम्स क्या होता था? ठीक, खुम्स क्या होता था? लूट के माल में से हिस्सा, ठीक। जजिया, जकात, खराज, खुम्स, ये 4 मुख्य टैक्स हुआ करते थे। जजिया, जकात, खराज, खुम्स, हम लोग पहले भी इन टैक्स के बारे में बात कर चुके हैं। इसने लूट के माल में से कोई भी हिस्सा नहीं लिया था, ठीक है बच्चों। तो अब हम इससे आगे की बात करते हैं, चलिए बेटा, ठीक। सिकंदर लोदी धार्मिक रूप से असहिष्णु था। उसने ज्वालामुखी के मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसको खंड खंड करके उन टुकड़ों को कसाईयों के हाथों में दे दिया था। एक बात और बच्चों, यह चाहता था मुस्लिम शिक्षा में सुधार हो। क्या चाहता था? मुस्लिम शिक्षा में सुधार हो। इसने एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे जिनका नाम था शेख अब्दुल्ला। ठीक, एक बहुत विद्वान व्यक्ति शेख अब्दुल्ला और एक थे शेख अजीजुल्ला। ये दोनों विद्वान व्यक्ति थे। इनको इसने भारत बुलवाया। किस लिए? ये एक जगह हुआ करती थी जिस जगह का नाम था तुलुम्बा। तो तुलुम्बा के मशहूर विद्वान थे ये दोनों, अब्दुल्ला और अजीजुल्ला। इसने इनको भारत बुलवाया ताकि ये मुस्लिम शिक्षा का विकास कर सके। और बच्चों, 21 नवंबर 1517 को इस व्यक्ति की गले की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद इसके उत्तराधिकारी बनते हैं इनके पुत्र इब्राहिम लोदी। चलिए, ठीक, हिंदुओं पर दोबारा से जजिया कर लगा दिया। मुसलमानों को ताजिया निकालने पर रोक लगा दी, ठीक है ना बच्चों। सिकंदर लोदी सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान था जिसने
जिसने युद्ध में लूट का माल यानी खुम्स में से कोई भी हिस्सा नहीं लिया, ठीक है ना, कोई भी हिस्सा नहीं लिया इसने। गले की बीमारी के कारण इसकी 1517 में मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के तुरंत बाद जो अगले सुल्तान आते हैं कौन है? इब्राहिम लोदी। मुस्लिम शिक्षा में सुधार के लिए तुलंबा के विद्वान शेख अब्दुल्ला और शेख हसीजुल्लाह को यह भारत बुलवा लेता है। ठीक है बच्चों, चलिए इब्राहिम लोदी लोदी वंश के अंतिम सुल्तान, शासनकाल 1517 से 1526। ठीक, 21 नवंबर 1517 को इब्राहिम शाह की उपाधि के साथ आगरा के सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं। आगरा के सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं कौन? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी अंतिम सुल्तान हैं। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी के बाद सत्ता पर आसीन होंगे 21 नवंबर 1517 को। ठीक है ना बच्चों, सिकंदर लोदी के बाद कौन आता है? इब्राहिम लोदी। चलिए बच्चों, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के पहले युद्ध में बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है और उनकी हत्या कर देता है। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, इसको जो बाबर है उस बाबर को जो भारत आने का निमंत्रण दिया था वो दिया था पंजाब के शासक बाबर को भारत आने का निमंत्रण किसने दिया था? पंजाब के शासक दौलत खां लोदी ने। ठीक है, दौलत खां लोदी ने। ये असंतुष्ट लोग थे जो इनके शासन से संतुष्ट नहीं थे और चाहते थे कि इनकी पदवी, इनका पद चला जाए और सत्ता हमारे हाथ में आ जाए। और इसके खुद के चाचा आलम खान ने, ठीक है ना, आलम खान ने बाबर को भारत पर आने का निमंत्रण किसने दिया? दौलत खां लोदी ने, पंजाब का शासक दौलत खां लोदी ने और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने। ये असंतुष्ट सरदार थे। ठीक है ना, दौलत खां लोदी को जो मुख्य दिक्कत रही वो ये थी कि सत्ता हमें किसी भी तरह से मिल जाए। तो बच्चों, और बाबर कौन था? बाबर था तैमूर लंग का शासक, तैमूर लंग का वंशज। बाबर किस वंश से संबंधित था? बाबर तैमूर लंग, 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है ना, तो बाबर कौन था? तैमूर लंग का वंशज था। कौन निमंत्रित कर रहा है बाबर को? निमंत्रित कर रहे हैं बाबर को पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और आलम खान कौन है? इब्राहिम लोदी के चाचा हैं। ठीक है ना बच्चों, तो इन असंतुष्ट सरदारों ने बाबर को भारत पर निमंत्रण किया कि आप आओ और हमें सत्ता दे दो। 21 अप्रैल 1526 भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी। और इब्राहिम लोदी के बाद ही दिल्ली सल्तनत काल समाप्त हो जाता है। और अगली वीडियो में मैं आपको मुगल वंश के बाबर से शुरू कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। और जाते जाते बस एक ही बात कहूंगा, मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो मगर आपका लक्ष्य अर्जुन के तीर सा हो। मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो आपका लक्ष्य अर्जुन के तीर सा हो। कमजोरियां आप में कितनी भी हो मगर हौसला सीमा पे खड़े वीर सा हो। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो अपने इस सीने की आग को तब तक लगाए रखो, तब तक जगाए रखो जब तक सरकारी नौकरी ना पालो, जब तक सफलता ना पालो, जब तक जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त ना कर लो। तो इसी के साथ जय श्री राम, जय हिंद। अगले वीडियो में आपको बाबर और मुगल वंश के साथ लेकर मिलूंगा। जय श्री राम, जय हिंद।